सम्मान समारोह। राजस्थान विधानसभा भवन के इस सदन में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि राज्यपाल पश्चिम बंगाल माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से निवेदन, राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ऊपर से चलो। मातृभूमि की वंदना के साथ हमने अपनी वाणी को पवित्र किया। हमारे बीच हैं माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल। और आज के इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी, आपसे निवेदन, दीप प्रज्वलन कर इस सत्र का शुभारंभ करें। सम्मानित मंच से भी आग्रह दीप प्रज्वलन में शामिल होने के लिए। थोड़ा वॉल्यूम। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मुँह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज ये विधानसभा का भवन ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। हमने आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हम माननीय का स्वागत हरियाली और खुशहाली के प्रतिरूप, वृद्धि और विकास के वाहक, प्रगति और परोपकार के प्रतीक नन्हे पौधों के माध्यम से करना चाहेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय को ये नन्हा पौधा। श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आपसे भी अनुरोध
श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। श्री शांति कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान सरकार। परंपरा को हमने थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए आपका स्वागत नन्हे पौधे भेंट कर किया। कदाचित ये पौधे आपके व्यक्तित्व, निरंतर प्रगति और विकास की सोच के ज़्यादा करीब हैं और हमने हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत और अभिनंदन किया और स्वागत के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। शाब्दिक स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी जी से। डॉक्टर सीपी जोशी जी ने अपने 2.5 दशकों में संसदीय जीवन काल में राज्य विधानसभा तथा संसद के सदस्य के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने राज्य तथा केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों में प्रशंसनीय कार्य किया है। आप विधान मंडल में नवाचार के साथ साथ संसदीय प्रक्रियाओं तथा परंपराओं को पुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि बंगाल के राज्यपाल महामहिम धनखड़ साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय कटारिया साहब, संसदीय मंत्री सम्मानीय धारीवाल साहब, उपस्थित साथियों, मैं सीपीए की तरफ से और आप सब की तरफ से महामहिम का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। महामहिम, आपको बुलाने के पीछे मन में एक उत्कंठा थी। हम अपने सीपीए के माध्यम से अलग अलग जो हमारे देश के अलग अलग पदों पर जो आदमी बैठे हुए थे व्यक्ति, उनको बुलाकर हमने संसदीय परंपरा को समझने का, जो चुनौतियां लोकतंत्र में उसको समझने की कोशिश करने के लिए हमने श्रृंखलाओं का आयोजन किया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस सदन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम जी, वर्तमान मंत्री गडकरी जी, सहस्त्र बुद्धे जी और अन्य कितने ही विद्वानों को हमने यहाँ पर बुलाया और उनकी बात हमने सुनी। हमारे मन में एक कल्पना थी कि संसदीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका के संबंध में आप भी इस बात को मानेंगे कि गवर्नर की भूमिका दोहरी भूमिका है। एक तरफ गवर्नर कार्यपालिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, दूसरी तरफ विधायिका के कामों के अंदर भी गवर्नर की भूमिका है। चाहे विधानसभा को बुलाना हो, चाहे सत्र को समाप्त करना हो, चाहे ऑर्डिनेंस के माध्यम से ऑर्डिनेंस के लिए साइन करना हो, चाहे फाइनेंस बिल जो असेंबली में आता है उसमें कंसर्न लेना हो, ये गवर्नर की एक भूमिका है। पर जो विषय हमने आज रखा है वो विषय रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन फर्दरेंस, गवर्नर का और विधायकों की भूमिका का। माननीय महामहिम महोदय, मुझे आपको स्मरण कराने में बहुत प्रसन्नता भी है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र का एक इतिहास था जब बंगाल के गवर्नर थे धर्मवीर जी, वो ब्यूरोक्रेट थे मान्यवर, और आप पॉलिटिशियन हैं जो को बंगाल में आज गवर्नर का काम करने का मौका मिला। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि धर्मवीर जी जब गवर्नर थे तब देश की राजनीति में एक परिवर्तन हो रहा था। उस समय बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और ज्योति बसु वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आपको स्मरण होगा कि गवर्नर की भूमिका यह है कि विधानसभा में जो भाषण दिया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करने के बाद गवर्नर को देती है और गवर्नर उस भाषण को सदन में पढ़ता है। पर पहली बार इस देश के इतिहास में गवर्नर धर्मवीर जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और सरकार थी, जिनके भाषण को विधानसभा में नहीं पढ़ा। मैं स्मरण इसलिए दिलाना चाहता हूं कि उस समय देश की जो परिस्थितियां थी उसमें पहली बार एक ऐसी सरकार विधानसभा में थी और केंद्र में एक अलग तरह की सरकार थी। आज दोबारा इस देश में एक ऐसा अवसर आया जब प्रदेश में एक अलग तरह की सरकार है और केंद्र में एक अलग तरह की सरकार, और वहाँ के बंगाल के मुख्य गवर्नर हैं राजस्थान के
विधानसभा के सदस्य, केंद्र के मंत्री और आज आप वहाँ पर बैठे हुए गवर्नर के रूप में। आज पूरा देश और संसदीय लोकतंत्र में ये चीज़ हमें सबको समझने की आवश्यकता है कि गवर्नर की भूमिका क्या है। इस देश में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि रमेश भंडारी यूपी के गवर्नर थे, एक दिन के वहाँ भी मुख्यमंत्री बने थे। ये जो ग्रे एरिया है था जहाँ पर डिस्कशनरी पावर है गवर्नर की, उस ग्रे एरिया को जुडिशरी में चैलेंज किया जा रहा है। और ग्रे एरिया को जो चैलेंज किया जाता है तब गवर्नर की भूमिका दोहरी हो जाती है कि क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं और आपको विधायिका के रूप में भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आपकी जिम्मेदारी आपकी है। तो मेरे मन में उत्कंठा थी कि एक गवर्नर के रूप में इस संसदीय लोकतंत्र में जब डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, इस देश में डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है और इस देश में जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, उस परिदृश्य में गवर्नर की भूमिका जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड होने की भूमिका के साथ साथ मान्यवर अंबेडकर जी ने कहा था कि कानून कुछ भी बना दें, पर व्यक्ति जो उस जगह पर बैठा हुआ है उसकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए रोल दो तरह के होते हैं मान्यवर, एक रोल होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। आप गवर्नर के रूप में मुझे ऐसा लगता है आप अपनी एक्टिव भूमिका को इस लोकतंत्र के सामने रख रहे हैं। इसलिए हमारे सबके मन में उत्कंठा थी कि हम आपको बुलाएं, आप हमारे हैं। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिस राजस्थान के प्रदेश में गवर्नर बहुत रहे हैं, चाहे नवल किशोर जी हो, चाहे कमला जी हो, चाहे हमारे गोविंद सिंह जी हो, चाहे व्यास जी हो, चाहे शिवचंद्र जी माथुर हो, चाहे हरदेव जोशी हो, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत को उपराष्ट्रपति अवसर बनने का मौका मिला। पर आप बिरले गवर्नर हैं जिन गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी भूमिका को लोकतंत्र में लोगों के सामने समझाना है कि गवर्नर अपनी भूमिका का निर्वहन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किस तरह से कर सकता है। ये निर्भर करेगा गवर्नर के रूप में आप में और व्यक्ति के रूप में ऑनरेबल धनखड़ साहब के ऊपर। इसलिए हमारे मन में इच्छा थी कि हम आपको बुलाएं, आपकी बात सुने और जो हमने एक CPA के माध्यम से परंपराएं की है, उस परंपरा में हम आपके अनुभवों को सुनकर कैसे हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, ये सोचकर आपको बुलाया। इसलिए मान्यवर, मैं CPA के अध्यक्ष के नाते आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके अनुभवों का लाभ हम सबको मिलेगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज के दिन हमने ये भी फैसला किया कि जो हमारे बेस्ट विधायक हैं उनको भी हम पिछले 2 साल में हम उनको अवार्ड नहीं कर पाए। तो हमने कहा आपके इस भाषण के साथ साथ हम इसका भी लाभ उठाएं कि आपके हाथ से, क्योंकि आप भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं और विधानसभा के साथियों के मन में ये कल्पना है कि हमने किस तरह के विधायकों का चयन किया है जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि राजस्थान विधानसभा में जो हम सामूहिक रूप से बैठकर प्रतिपक्ष और पक्ष के लोग बैठकर किस तरह के निर्णय करते हैं, उन जो हमारे विधायक हैं जिनको हमने सर्वश्रेष्ठ चुना है, जिसमें ज्ञानचंद जी पारेख हैं, जिसमें संयम जी लोढ़ा हैं, जिसमें बाबूलाल जी हैं, जिसमें श्रीमती मंजू देवी जी हैं, हमने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया में जहाँ अनुशासन का ध्यान रखते हैं, कितना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन उसका ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि कितने इफेक्टिव ढंग से वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी असेंबली में। हमारे असेंबली में बहुत बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि 200 विधानसभा में यदि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस असेंबली कोई है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की असेंबली है, जहाँ पर 5 से 7 साल से लगातार 7 तारीख के MLA भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए इन सब भावनाओं के साथ कि आपके अनुभवों का लाभ हमें मिलेगा और आपके अनुभवों के आधार पर इस देश में संसदीय लोकतंत्र में गवर्नर की जो भूमिका है, कैसे इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करें, उसमें हम कुछ आपके अनुभव का लाभ ले सकेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और सारे साथियों की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर CP जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और अब हम श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को आमंत्रित करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। इस विधानसभा में आप सर्वाधिक अनुभवी सदस्य हैं। आप 8वीं बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले। श्री कटारिया जी का संसदीय जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी ने राज्य के अनेक विभागों में मंत्री के रूप में श्रेष्ठतम कार्य किया। आप वर्तमान राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा।
आज हमारी विधानसभा का सौभाग्य है किसी भी विधानसभा के एक सदस्य जो हमारे साथ विधायक के रूप में रहे, आज राज्यपाल के रूप में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सब बंधुओं को आपका स्वागत करने का प्रभु ने अवसर दिया। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये अवसर देने का काम जिन्होंने किया उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कि सीपी जोशी जी ने इस सीपीए को ये क्या होती है और क्या करती है, इसको इन्होंने हम सब विधायकों को जानकारी पहुंचाई और उससे जोड़ने का प्रयास किया। और आज आपको बुला करके इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्यपाल की क्या भूमिका है, शायद आपके अनुभव से और हमारे संविधान में जो अधिकार दे रखा है उसके अनुसार किस प्रकार से जोड़ करके देश के लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, उसका आपका अनुभव भी हम सुनेंगे। मैं अपने सब साथियों की ओर से भी आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सोचता हूं आज जिन सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन हुआ है, मैं भी कई वर्षों से विधायक हूं, लेकिन अब की बार सीपी जोशी जी ने जो चयन किया है वो उन विधायकों की क्वालिटी को ध्यान में रख करके वो किस प्रकार से अपना जीवन विधानसभा में जीते हैं। आज ये इस विधानसभा का सौभाग्य है कि एक शेड्यूल ट्राइब का लगातार कोटड़ा जैसे एक दुर्गम क्षेत्र से विधायक के रूप में जीत करके आया तीसरी बार, और किस तरह से अपनी बात को रखता है। बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिस विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अपने विषय को, अपनी जनता की बात को रखता है, पूरा समय उपस्थित रहता है, हर कार्यक्रम में भाग लेता है और उसकी ये जो विधानसभा में जो भूमिका है उसको ध्यान में रख कर के उसका चयन किया है, उसके लिए मैं उनको और विशेष करके अध्यक्ष जी को, यद्यपि उस कमेटी में हम भी हैं, पर ये जो मन था वो अध्यक्ष का ही था कि ऐसे लोगों का भी चयन होना चाहिए जो विधानसभा में एक अनुशासन तरीके से अपने विषय को भी रखे और विधानसभा में अपनी उपस्थिति को भी दर्ज करा करके सारे विधायकों को एक बात देने का प्रयास करें कि अगर सीखना है तो हाउस में अधिक से अधिक बैठने का प्रयास करो, क्योंकि इतने लोगों के अनुभव से आप बहुत कुछ चीज़ें प्रदेश के बारे में सीख सकोगे। तो सच में मैं अध्यक्ष जी का इसके लिए भी, और मंजू जी का भी जो सिलेक्शन हुआ है, ये पहले मंत्री भी रही, अब की बार दूसरी बार ये विधानसभा में सदस्य है, लेकिन मैं सोचता हूँ भले ही इसका विषय हो या न हो, इसका बोलने का मौका मिला हो या न मिला, पर जब से सदन जुड़ता है और जब तक सदन समाप्त होता है तब तक ये हर समय पूरा समय तक उपस्थित रहने वाली ये पहली महिला विधायक को मैंने आज दिन तक देखा, अपने व्यवहार से भी और अपनी सोबरनेस से भी, और जब कभी भी बोलती है तो टू द पॉइंट अपनी बात को ठीक प्रकार से रखने का प्रयास करती है। मैं सोचता हूँ कि उसकी इस क्वालिटी को, उसके इस स्वभाव को अध्यक्ष जी ने और कमेटी ने पहचाना, इसके लिए मैं कमेटी को भी और अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आप सबकी तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ विधायक, पहले संयम जी को भी चुना हमने, आज उन सबका सम्मान यहाँ हो रहा है, ज्ञान जी का भी हो रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं एक बार फिर आपसे और मुझसे उम्मीद कि इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में लोकतंत्र है। आपका और मेरा निर्णय जनता करती है और जनता के निर्णय के आधार पर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना और उसको सही दिशा की ओर ले जाना आपका मेरा दोनों का दायित्व है। और मैं सोचता हूँ कि राज्यपाल महोदय इस दायित्व को जिस जगह निभा रहे हैं, जहाँ बड़ा टकराव की स्थिति है, हम आपको रोज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं, ऐसे समय में भी देश के लोकतंत्र की मर्यादाओं में रहते हुए अपने काम को अंजाम देना ये कठिन जरूर है, लेकिन उसको आपने ठीक किया। इसलिए राजस्थान का गौरव और सम्मान बढ़ाया आपने कि आप हमारे इसी विधानसभा के सदस्य होते हुए भी इस गुणोत्तर धार को भी आपने जिस बखूबी से निभाया, वास्तव में मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि अगर हम इस देश में आज जिस पोजीशन में हैं वो इस लोकतंत्र के कारण से है कि आज मंजू जैसे को भी यहाँ सम्मान मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि यह इस लोकतंत्र की विशेषता है। यहाँ ना गरीब होता है ना अमीर होता है, न यहाँ जाति होती है ना बिरादरी होती है। यहाँ केवल और केवल अपनी संसदीय
पार्टिसिपेशन में किस तरीके से हम भाग लेकर के इस विधानसभा की गरिमा को बढ़ाते हैं, उस गरिमा का सम्मान बढ़ाते हैं। एक बार मैं आप सबकी ओर से जिनका सम्मान होने वाला उनको भी बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो आप में और जैसी शक्ति, एनर्जी पैदा करे ताकि लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। आप राजस्थान का गौरव हैं, हमारा अभिमान है। आपसे आग्रह, उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री जगदीप धनखड़ साहब, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया साहब, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी और तमाम उपस्थित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के राजस्थान शाखा के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से महामहिम राज्यपाल श्री धनखड़ साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि जैसा कटारिया साहब ने कहा, एक इसी सदन के सदस्य के रूप में रहे हुए हों, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हों, केंद्रीय मंत्री भी रहे हों राजस्थान से, परंतु साथ में अब राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर वेस्ट बंगाल में आप हैं, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। मैं इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में कटारिया साहब ठीक कह रहे थे कि सीपीए क्या होती है, ये जानकारी लोगों को होती थी। पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ थोड़ी बहुत जानकारी होती है, परंतु राजस्थान में कभी ऐसी परंपरा रही नहीं। सीपी जोशी जी ने वास्तव में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो बना हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें जिस रूप में इसको एक्टिव किया, उन्होंने खुद ने भी बताया किस प्रकार से कितने लोग यहाँ पर आए, अपने विचार व्यक्त किए, एक नई परंपरा शुरू हुई। और उसी प्रकार से डॉक्टर सीपी जोशी जिस प्रकार से निष्पक्ष होकर संचालन कर रहे हैं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के रूप में, वो भी तारीफ के काबिल है। देश के अंदर अधिकांश राज्यों में विधानसभाएं कई 4 दिन, कई 8 दिन, 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। बड़े सेशन भी हैं बड़े बड़े राज्यों के अंदर, और हमारे यहाँ जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष मिलकर के लंबे समय तक चलाने का प्रयास करते हैं और वो संपन्न हो रहा है राजस्थान के अंदर, इस बात की मैं समझता हूँ प्रसन्नता है। बहुत कम राज्य हैं जहाँ इतने लंबे समय तक असेंबली चलती हो। तो माहौल राजस्थान में इस प्रकार का बना हुआ है, और माहौल के अंदर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की इस प्रकार की गतिविधियाँ होना, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए भी और हमारे सब सदस्यों के लिए भी, क्योंकि इसमें पूर्व विधायक भी इसमें सम्मिलित होते हैं, मेंबर होते हैं। तो एक प्रकार से ये मंच ऐसा है जहाँ पर हम बात करके, सुन के आगे की पीढ़ियों को एक संदेश दे सकते हैं। भूमिका जो रखी गई संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल विधायकों की भूमिका, मैं समझता हूँ इसमें तो हमारे राज्यपाल महोदय खुद ही जाता है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, संविधान के और कानून के मर्मज्ञ, और अब इस पद पर बैठे हुए हैं। जो पद जो है, अभी सीपी जोशी ठीक कह रहे थे, कई बार सरकारें जो है केंद्र में भी राज्य में एक पार्टी की होती है, काम आसान होता है। अलग अलग पार्टी की होती है, काम बड़ा मुश्किल होता है। राजस्थान का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी गवर्नर आए हैं
सरकार किसी की रही हो, राज्य में या केंद्र में, पर जो सरकार के साथ में संबंधित थे राज्यपाल महोदयों के, मैं समझता हूँ कि बाई एंड लार्ज बहुत अच्छे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। वेस्ट बंगाल की स्थिति कुछ थोड़ी दूसरी है, वो तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें भी जो हालात हैं देश में, मैं इसलिए राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा नहीं करना मेरा उचित रहेगा, ये मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं कोई बात ऐसे बोल गया तो वो नेशनल न्यूज बन जाएगी। अच्छा है कि वो हमारे मामई राज्यपाल पे छोड़ देते हैं कि क्या भूमिका होनी चाहिए वो। जहाँ तक विधायकगणों का सवाल है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कुछ भी हो, पक्ष विपक्ष के आपस में संबंध भी अच्छे रहते हैं, व्यक्ति से भी और असेंबली के अंदर भी। ये हमारी महान परंपरा है। और उदाहरण एक 28 तारीख को हम लोग पक्ष विपक्ष सभी लोग मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोज पे मिल रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि राजस्थान की अच्छी परंपरा है। इसके निर्वहन जब आज़ादी के बाद से जो उतारा है, वो भी एक कारण होता है। जो परंपराएं चली आती है वो आगे अपना आप भी आगे बढ़ती जाती है। तो मुझे खुशी है कि ये परंपराएं जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हो या नेता हो, उन सब ने जो स्थापित की है, वही परंपरा आज कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इससे अच्छी परंपराएं काम होती रहेगी। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में अभी कहा गया कि बहुत बड़ी भूमिका होती है राज्यपाल की भी, जो कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई बार बड़े ऐसे क्षण आते हैं जब निर्णय करने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसलिए राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई थी जब आज़ादी के बाद में, डिस्कशन होने के बाद में, सोच समझ के हुई थी, और वो प्रयोग अभी कामयाबी के साथ चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो विधायक हमारे हैं और जिस प्रकार से भाग लेते हैं विधानसभा के अंदर भी, उनकी अपनी एक अलग रुचि होती है, उनकी अलग दायित्व होता है। और जो समय बदल गया है उसमें अब पार्लियामेंट के मेंबर हो या विधायक हो, जनता एक्सपेक्ट करती है, चाहे गली मोहल्ले की सफाई हो या उनको कोई छोटे बड़े विकास के काम हो, वो विधायक से ही उम्मीद करते हैं, बल्कि लोकसभा के मेंबर से उम्मीद कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, ये इसलिए बनी है समय के साथ साथ में जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, पंचायतें हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने का सकता है, जिससे कि उनका काम वो करे, लॉ मेकर का काम विधायक करे, मेंबर पार्लियामेंट करे। पर लंबे समय से हम देखते हैं कि वो स्थिति है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इन तमाम बिंदुओं पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो हमारे लिए भी वो एक प्रकार से अनुभव की बात होगी। इसलिए मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका यहाँ आना, आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और पुनः मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय की जो सोच है, उसके कारण संभव हो रहा है कि हमारे लगातार कोई न कोई डिग्निटी आ रही है और अपनी बात कह रही है। यहाँ पर यही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जो 4 हमारे विधायक जो जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उसको मैं अपनी ओर से, तमाम साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हुआ, जो कटारिया साहब ने कहा कि सैम लोढ़ा जी, ज्ञानचंद पारिक जी, मंजू मेघवाल जी, बाबूलाल खराड़ी जी, इनका जो चयन हुआ है, चयन करने की प्रक्रिया थी, वास्तव में वो भी तारीफ़ के काबिल है। और मैं देखता हूँ कि चयन हुआ है, इससे आगे आने वाले वक्त में और विधायक भी प्रेरणा लेंगे। ही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, अपने अपने मोबाइल सेट को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर कर लें।
माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़, आपकी मेधा का गान, आपकी कार्यकुशलता की कहानी बहुत लंबी है। हम अनुरोध करना चाहेंगे आपसे कि आप उत्प्रेरण दें, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। राजस्थान की राजनीति में एक जानी मानी शख्सियत, झुंझुनू आपकी जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी रही है। आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 1989 से 1991 तक सांसद रहे। 2003 में अजमेर के किशनगढ़ से आप विधायक चुने गए। आप जाने माने वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और साथ ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देश के चहुमुखी विकास के योगदान में आपका अविस्मरणीय योगदान रहा है। माननीय से आग्रह करना चाहेंगे अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय राज्यपाल महोदय। Honorable Speaker, President CPA, Rajasthan Dr. C.P. Joshi ji, Honorable Leader of the House, Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Leader of Opposition Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Minister for Parliamentary Affairs Shri Shanti Dhariwal ji, distinguished members of the CPA Rajasthan and members of the media, मेरे लिए राजस्थानी होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते और पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते यहाँ पर आना एक ऐसा अवसर है जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। और डॉक्टर C.P. जोशी को मैं इसके लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर C.P. जोशी जी ने जिस विषय का चयन किया है वो अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। रोल ऑफ गवर्नर एंड द लेजिस्लेटर्स इन फर्दरेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका सामयिक महत्व भी है। कोई दिन नहीं जाता जब ये पीड़ा मैं महसूस नहीं करता हूँ, तो मैं मानकर चलता हूँ विधायकों की भी पीड़ा होगी जो वो महसूस करते होंगे। डॉक्टर C.P. जोशी जी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि विषय के चयन में उन्होंने भारत की संविधान की मूल भावना को दर्शाया है। यदि अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट अंकित है, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ये संविधान में निश्चित रूप से अंकित है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में राज्यपाल और विधायकों का क्लिष्ट कर्तव्य है। इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो लागू करने का दायित्व है। उनके औजार और हथियार सीमित हैं। आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू टू बियर इन माइंड, जो बहुत पहले लंबे समय से कहा गया है बाय थॉमस फुलर, I quote, "Be you ever so high, the law is above you." Unquote. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून किसी की मुट्ठी में नहीं है, सब कानून की मुट्ठी में है। देर सवेरे कानून का शिकंजा निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक पहुंच पाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है।
उन्होंने इस विधानसभा में कहा, कोट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ इज ग्रामर ऑफ अनार्की एंड सूनर वी अबैंडन देम द बेटर फॉर अस, अनकोट। यदि अगर प्रशासनिक व्यवस्था, स्टेट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ से भटक जाती है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। आज के दिन राज्यपाल और विधायकगण बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं और ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। भारत के संविधान में हर पद की गरिमा का ध्यान रखा गया है और दायित्व निश्चित किया गया है। जो भी संवैधानिक पद है और जो शपथ वो लोग लेते हैं, माननीय विधायकगण सहित, वो क्या कहते हैं? आई कोट, शपथ का हिस्सा है, बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनकोट। और आगे है, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई कितने भी बड़े पद पर है, वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान के दायरे में काम करूंगा। पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है उसमें बदलाव है और सिर्फ इन दो पदों की शपथ में ही बदलाव है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 159 में लेता है और उनकी जो शपथ का हिस्सा है और जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर उनको कटघरे में रखा जाता है, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। इन दो पदों पर जो लोग हैं उनकी शपथ है, आई कोट, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जहां सबको संविधान के दायरे में काम करने की शपथ लेनी पड़ती है, इन दो पदों पर आसीन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो संविधान की मर्यादा को बचाएं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करें। इन दो पदों की शपथ का एक दूसरा हिस्सा और है और वो इसलिए ज़्यादा समझने की आवश्यकता है क्योंकि भ्रांति फैल जाती है कि इन पदों पर विराजमान व्यक्ति क्या अपने दायरे से बाहर कार्य कर रहा है। तो लिखा हुआ है दोनों की शपथ का हिस्सा, कोट, टू डिवोट टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी के लिए और राज्यपाल के लिए, ऑफ द स्टेट। अब इस शपथ की पालना करने में टकराव अक्सर हो जाता है और यदि अगर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप उस राज्य के राज्यपाल हैं जिनकी सरकार दिल्ली में नहीं है, तो आप सॉफ्ट टारगेट हैं। एक तरीके से आप पंचिंग बैग हैं। आप पर कुछ भी आरोप लग सकता है। आपको पार्टी का एजेंट कहा जा सकता है, केंद्र के एजेंट को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कहा जा सकता है। पर जो इस पद पर है, यदि अगर वो इन बातों से भटक जाएगा, कमजोरी दिखाएगा, तो शपथ के प्रति सही। मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है, चिंतन भी करता हूं और चिंता भी होती है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं? अब आप लोगों के गले ये बात आसानी से नहीं उतरेगी
क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं। मेरा अथक प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। राज्यपाल की हैसियत से मेरा प्रमुख दायित्व है कि मैं सरकार की मदद करूं, कंधे से कंधा लगाकर सरकार का सहयोग करूं। पर एक हाथ से यह काम संभव नहीं है और ये हालात में देख रहा हूं जो चिंता का विषय है। यदि अगर इन दोनों पदों पर विराजमान व्यक्ति दे डोंट बिलीव इन डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, तो डेमोक्रेसी से हम भटक जाएंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन से नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, पर मैं हाल की एक घटना की ओर संकेत देना चाहूंगा। असेंबली को प्रोरोग करने की सिफारिश राज्यपाल की हैसियत से मेरे समक्ष आई। मैंने स्वीकार कर लिया। यही मेरे से उम्मीद थी। एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर टिप्पणी की कि ऐसे पद पर विराजमान व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करे, उद्दंडता करे, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं अचंभित हो गया। आखिर किया क्या है? सरकार का अनुरोध स्वीकार किया है। मैंने तुरंत उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। उनके दल के वरिष्ठ सांसद ने मेरे से बात की और कहा कि ये थोड़ी गलती हो गई, पर गलती में सुधार नहीं हुआ। ये पीड़ा है मेरे मन में। राज्यपाल के पास जो राजनीतिक पद पर लोग बैठे हैं, केंद्र में या किसी प्रांत में, उतना न तो लवाजमा होता है न अधिकार होते हैं। He has to be on occasions one man army। तो मैंने ये कोशिश की। दूसरा, कई बार टकराव अज्ञानता की वजह से होता है और ये होता है कि हाँ भाई, अंधकार में तो कोई हमें परेशान करने के लिए बैठा है। यहाँ बहुत वरिष्ठ विधायकगण हैं। कहा कि विधानसभा को आहूत कर लो, समन कर लो। और ये अनुरोध मेरे पास आया गृह सचिव से। मैंने प्रश्न पूछा, आप अपने अनुरोध का वैधानिक कारण तो बताइए। वरिष्ठ अधिकारियों समझ में आ गया तो मुख्य सचिव ने लिखकर भेज दिया। वो समस्या ही उनकी हुई। मैं संविधान की शपथ का अनादर करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं वही काम कर सकता हूं जो संविधान के अनुकूल है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राज्यपाल कटघरे में होता है और उसको मीडिया की सपोर्ट तक नहीं मिल पाती है। आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अनुरोध प्रेषित किया। अब भारत के संविधान को जो जानते हैं, समझते हैं, वो मानते हैं कि पूरे संविधान में आर्टिकल 163 स्पष्ट है, देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो कैबिनेट का फैसला आना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत गहराई के हैं, भाई बहन के हैं। लोगों को जानकारी नहीं होगी, हमारा संवाद लगातार है। उन्होंने पहले मुझे कहा इन फेस ऑफ कैबिनेट और फिर मीडिया को कहा। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, संविधान में फेस ऑफ कैबिनेट नहीं है।
संविधान में कैबिनेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं। आखिर में उन्होंने एक प्रस्ताव भेज दिया कैबिनेट का, और गलती होगी कि रात को 2 बजे बुलाओ। मुझे लगा शायद कोई ऐतिहासिक मौका करना चाहते होंगे। आज़ादी के बाद हमने देखा जब जीएसटी रेजिम लागू हुआ और माननीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो आधी रात को हुआ था। तो मैंने तुरंत मुख्य सचिव को सूचना भिजवाई कि ऐतिहासिक एक्शन बनाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वरना मुझे लगता है कुछ भूल हो गई है। अब उन्होंने समय नहीं निकाला, उनको आदेश नहीं मिला, और पूरा मीडिया लग गया कि राज्यपाल विधानसभा को आहूत नहीं कर रहे हैं, राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने दस्तखत कर दिए। दस्तखत कर दिया तो एक समस्या होगी कि आधी रात 2 AM क्यों? तो 2 AM और 2 PM का मामला ट्विटर पर चलता रहा। लाइटर वेन में यहां तक आ गया कि सरकार PM शब्द यूज नहीं करना चाहती, इसलिए AM कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आई हैव टू एक्ट एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू द गवर्नमेंट। मेरा सबसे बड़ा साक्ष्य ममता जी हैं। फेस टू फेस कहूँगा तो मुख्यमंत्री की हैसियत डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी होती है, उसके पीछे जनता का दम है। सैंक्शन ऑफ द पीपल, ये मैंडेट बहुत बड़ा है। मुझे बार बार नॉमिनेटेड कहने के बजाय मैं उनको कहता हूं आई अप्रिशिएट यू रिप्रेजेंट मैंडेट ऑफ 9 करोड़ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सर्वोपरि हैं, पर मैंने कहा मेरे को थोड़ा तो स्पेस दीजिए। अब आप लोगों के विधायकों की स्थिति भी मेरे जैसी है। आप लोगों को भी एक प्रिज्म से देखा जाता है। जब मैं कहता हूं विधायकों की, ये राजस्थान के विधायकों से संबंधित नहीं है। आई फोकस ऑन लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस। मैं एक साथ कह रहा हूं, यहाँ के हालात के बारे में तो मैं कायल हूं। इसका कुछ भी राजनीतिक अर्थ निकले, राजनीति में सर्वश्रेष्ठ मापदंड जो पक्ष विपक्ष का हो सकता है वो इस विधानसभा ने दशकों से देखा है। मैं नहीं भूल सकता उस दिन को जब राज्यपाल बनकर पहली बार आया, माननीय मुख्यमंत्री जी सहपरिवार उस कार्यक्रम में रहे। ये है, पर आपकी पीड़ा क्या है? सरकारी तंत्र सीधा समझ जाता है कि यह सत्तारूढ़ का विधायक है या प्रतिपक्ष का है। फिर प्रतिपक्ष में भी यह समझ जाता है कि सत्तारूढ़ के नजदीक है या नहीं है। यह बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए मुझे लगता है कि आंख बंद कर नहीं कह सकते सब ठीक है। सीपीए एक ऐसी संस्था है और डॉक्टर सीपी जोशी इसके माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि 3 दशक पहले जब केंद्र में जूनियर मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, तब एक सीपीए हुई थी, उसका मैं कोऑर्डिनेटर था। सब देशों के लोगों से चर्चा का मौका मिला। कमोबेश सब जगह समस्या यही है। इसका हल निकालिए मान्यवर, ताकि इस बीमारी का यदि अगर इलाज भी शुरू हो जाएगा तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमको ये सोचना पड़ेगा
कि क्या हम इस टकराव को, इस आक्रोश को, इस खरांश को, इस एबरेशन को खत्म कर सकते हैं। भारत के संविधान में एक ही व्यक्ति के लिए ड्यूटी का शब्द उपयोग किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया है, और वो किया गया है अनुच्छेद 167 में, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। वो मैंने संविधान की डिबेट्स पढ़ी कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और ये कहा इस अनुच्छेद कि राज्यपाल को अधिकार है और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि जो जानकारी मांगे वो उसको मिले। 2.5 साल से अधिक समय तक अथक प्रयास करने के बावजूद इस राज्यपाल को एक भी जानकारी प्रेषित नहीं की गई। ये मेरे लिए चिंता का विषय है और सीपीए के लिए चिंतन का विषय है। आखिर संविधान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे कड़ा कदम ही उठाया जाए, इसका कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुभव के आधार पर ज़्यादा पता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसका प्रावधान पूरी तरह से यूनियन फाइनेंस कमीशन जैसा है, उनका एक ही दायित्व है कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें ताकि केंद्र और राज्यों में धन का बंटवारा कैसे हो, और राज्यपाल को रिपोर्ट दें कि राज्य, पंचायत और नगर पालिका में बंटवारा कैसे हो। वो रिपोर्ट मुझे दी नहीं गई, विधानसभा में रिपोर्ट नहीं जा सकी और उनका कार्य समाप्त हो गया। जब पूछा ऐसा क्यों हुआ, बोला किसी का नुकसान नहीं हुआ, हमने विभाजन कर दिया। कैन वी विदस्टैंड सच क्रूड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन? श्योरली नॉट। और मीडिया बंधु नैरेटिव चलाते हैं। ये राज्यपाल जिसने जिंदगी में कभी टकराव की सोची नहीं, व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में और अदरवाइज, वो नैरेटिव है राज्यपाल मुख्यमंत्री से टक्कर ले रहा है। ये नैरेटिव सेट करने वालों को मैं इस पवित्र सदन से सीपीए के बैनर के तहत जो हो रहा है, प्लीज डेलिब्रेट, इंट्रोस्पेक्ट, सोल सर्च, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है राज्यपाल को और संवैधानिक पद पर जितने भी लोग हैं उनको संविधान के अलावा कोई काम मत दीजिए। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया है कि किसका क्या काम होगा। कानून बनाकर नए काम दे देते हैं। उनमें एक काम है अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। टकराव स्वाभाविक है। कानून में राज्यपाल को अधिकार दे दिया, बट द पॉपुलर मैंडेट, द सैंक्शन ऑफ द पीपल इज विद द चीफ मिनिस्टर। पर कानून पढ़कर वो अधिकार राज्यपाल के पास है और ये टकराव का कारण बनता है। सीपीए को मदद करनी चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था न हो, क्योंकि ऐसा कानूनी दायित्व मिलेगा जिसमें टकराव निश्चित हो, उचित नहीं है। अब मेरे सामने जब नियुक्ति का मुद्दा आता है तो मैं मेरे विवेक से काम करता हूं। एक बात का ध्यान रखता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई सजेशन आता है तो मैं दिमाग नहीं लगाता। जो नाम वो सजेस्ट करती हैं वो ही मानता हूं।
उसके बावजूद दिस गवर्नर हैड टू सफर अपॉइंटमेंट ऑफ 25 वाइस चांसलर्स विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट हिज सैंक्शन, विदाउट हिज ऑथराइजेशन। अब इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्पाइनलेस तो नहीं हो सकता। ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। मैंने बहुत बार कहा और आज देश के एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व के सामने भी कह रहा हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया और मैंने कहा, आप देश की जानी मानी नेता हैं। इनका नाम लिया कि इस कैटेगरी में 3-4 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो भी केंद्र मेरे को सुझाव देगा मैं बहुत गंभीरता से लूँगा, बहुत गंभीरता से लूँगा। और मेरा मानस रहेगा कि उसके अनुरूप कार्य हो, यदि अगर संवैधानिक बाधा नहीं आती है तो उसी तरीके से मैंने कहा, आपका कुछ भी सुझाव होगा उसका असर भी मेरे पर उतना ही ज़्यादा होगा। पर जिस दिन केंद्र के लोग या आप आश्वस्त हो जाओगे कि मैं वही करूँगा जो आप कहोगे, तो इस कुर्सी पर दूसरा व्यक्ति बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने उनको कहा बिल्कुल ही, आई बिलीव फर्मली एज अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, enjoying honor at the moment of being a constitutional head of a state, I take my command only from Constitution. I don't take command from anyone else. My stake is only in upholding the Constitution. My job is to protect and preserve and defend it. अब ऐसी हालात में I have been dubbed by media and called proactive governor. मैं नहीं हूं। I am a copybook governor. I believe in rule of law. I believe in low profile working. और मैं किसी भी परिस्थिति में किसी के कहने पर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने कहा था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कोट, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर द अदर साइड, अनकोट। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब पक्ष विपक्ष में संवाद नहीं होता है। मुझे पीड़ा होती है कि शीर्ष नेतृत्व का संवाद इतना इमोटिव होना चाहिए कि आधी रात को भी बात हो सके। और मेरा सीमित अनुभव कहता है कि हर पहलू का दूसरा पक्ष होता है। मोर ऑफन देन नॉट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बहुत समय दिया, ये सुअवसर दिया। इट्स अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आए हैं जिसको मैं समझता था कि शायद इससे बेहतर कभी नहीं होगा। सबसे कम उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना, राजस्थान का सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर होना, देश विदेश के मुकदमों में भागीदारी रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर होना, मुझे बहुत कहा। पर आज का दिन उन सबको पीछे छोड़ गया है। अंत में यही कहूँगा, बापू के उन शब्दों को याद रखो जो उन्होंने कहे थे, कोट, आई अंडरस्टैंड, महात्मा गांधी जी सेड सो, आई अंडरस्टैंड democracy as something that gives the weak the same chance as the strong. आपके समक्ष जिस व्यक्ति ने ये बात
बापू की कही है, उसने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर की है। जय भारत। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी, आपके स्नेह के लिए, आपके इस उत्प्रेरण के लिए। और संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल एवं विधायकों की भूमिका तथा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार सम्मान समारोह। विधायक जो प्रजा के सबसे नज़दीक है, जनता का सीधा प्रतिनिधित्व हैं हमारे विधायक, राजस्थान विधानसभा के दीप स्तंभ हैं आज सम्मानित होने वाले हमारे विधायक। राजनीति में जब आप जैसे लोग प्रवेश लेते हैं तो आप तो सम्मानित होते ही हैं, हम सब सम्मानित होते हैं और राजनीति भी गौरवान्वित होती है। आइए, जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतज़ार है, आज के गरिमामय समारोह में ऐसे विधायकों का सम्मान। और इस सम्मान के लिए आग्रह करना चाहेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी शुभकामनाओं का प्रतीक श्रीफल भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी शॉल ओढ़ाकर सम्मान करेंगे। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे और माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आइए करते हैं सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान। और इस क्रम में सबसे पहले श्री ज्ञानचंद पारख सदस्य विधानसभा, आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2019 से नवाजा जा रहा है। श्री पारख का प्रभावी और सफल संसदीय जीवन लगभग 2 दशक से भी दीर्घ अवधि का रहा है। एक श्रेष्ठ विधायक, कुशल प्रशासक और प्रखर वक्ता के साथ साथ समर्पित समाज सेवक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आप निरंतर 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं तथा वर्तमान 15वीं विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए हैं। आपने राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष के ही नहीं अपितु प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। श्री ज्ञानचंद पारख ने विधानसभा के मंच का बड़ी कुशलता से उपयोग कर आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं को स्वर देकर स्वयं को उसका सच्चा हितैषी सिद्ध किया है। सदन में वाद विवाद के दौरान आपने सदा ही शालीनता और सौम्यता से सहभागिता करते हुए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अन्य विधायकों के लिए अनुकरणीय और प्रेरणास्पद है। और आज श्री ज्ञानचंद पारख जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2019 का ये सम्मान दिया गया। श्री संयम लोढ़ा, सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री ज्ञानचंद पारख जी। और ये श्रीफल शुभकामनाओं का प्रतीक। और इस क्रम में अब श्री संयम लोढ़ा सदस्य विधानसभा, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2020 से आज आपको नवाजा जा रहा है। श्री संयम लोढ़ा का लगभग 1 दशक का संसदीय जीवन प्रभावपूर्ण रहा है। समाज सेवा और जनहित के कार्यों में हमेशा सक्रिय रहने वाले श्री लोढ़ा एक श्रेष्ठ विधायक, कुशल वक्ता और प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। आप 11वीं, 12वीं तथा वर्तमान 15वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपने विधानसभा में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और निर्दलीय सदस्य के रूप में विभिन्न ज्वलंत विषयों को
बड़ी गंभीरता से प्रस्तुत कर सदाशयता और सद्बुद्धि का परिचय दिया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव के रूप में भी आपने शाखा को सक्रिय करने में सार्थक सहयोग देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन में शाखा का प्रतिनिधित्व भी किया है। और आज के इस आयोजन में श्री संयम लोढ़ा जी सदस्य विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2020 से आपको नवाजा गया। इस क्रम में श्री बाबूलाल सदस्य विधानसभा, श्री बाबूलाल जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2021 से आज नवाजा जा रहा है। श्री बाबूलाल का लगभग 1 दशक से भी अधिक का लंबा संसदीय जीवन काफी प्रभावशाली रहा है। एक श्रेष्ठ विधायक, कुशल संसदविद और प्रखर वक्ता के रूप में श्री बाबूलाल जी समाज सेवा और जनहित के कार्यों में सदैव सक्रिय रहे हैं। श्री बाबूलाल जी ने सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में सदन में हमेशा ही मुद्दों को बहुत शिद्दत के साथ रखा है। आप 12वीं, 13वीं और वर्तमान 15वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आप विधानसभा की पुस्तकालय समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति और पर्यावरण समिति के सक्रिय सदस्य रहे हैं। संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी और समझ रखने वाले अनुभवी विधायक के रूप में आपने विधानसभा की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखा है। और आज के इस गरिमामय समारोह में आपको इस सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया जा रहा है। श्री बाबूलाल सदस्य विधानसभा। और अब श्रीमती मंजू देवी सदस्य विधानसभा। श्रीमती मंजू देवी जी को आज सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2021 से नवाजा जा रहा है। श्रीमती मंजू देवी का लगभग 8 वर्षों का संसदीय जीवन काफी प्रभावपूर्ण रहा है। समाज सेवा और महिलाओं के कल्याण के लिए सदैव सक्रिय रही श्रीमती मंजू देवी ने एक श्रेष्ठ विधायक के रूप में संसदीय परंपराओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेरहवीं तथा वर्तमान 15वीं विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित देवी ने विधानसभा की विभिन्न समितियों में सदस्य तथा सभापति के रूप में अपने उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन किया है। श्रीमती मंजू देवी ने 13वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग की राज्य मंत्री के रूप में भी प्रभावी रूप से कार्य किया है। श्रीमती मंजू देवी ने संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी और समझ वाले अनुभवी विधायक के रूप में विधानसभा की गरिमा और मर्यादा को हमेशा बनाए रखा है। और बहुत बहुत बधाई, हमारे सभी को सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से नवाजा गया है। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार हौसला अफजाई। और माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी, आज के समारोह की स्मृतियां बरसों बरस आपके जहन में रहे। डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध माननीय राज्यपाल महोदय को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें।
और आज का ये गरिमामय समारोह, लंबे समय से हमें इंतज़ार था सर्वश्रेष्ठ विधायकों के पुरस्कार और सम्मान का। लंबे समय से हमें इंतज़ार था माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ आगमन का। किसी भी आयोजन को करना इतना आसान नहीं होता। हट में उस मेहनत का वजूद ही मिट जाता है जो बहुत लंबे समय से की जा रही होती है। आज का ये गरिमामय आयोजन, अनुरोध करना चाहेंगे श्री शांति कुमार धारीवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री, सभी व्यक्त कर। माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप जी धनखड़, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय तथा राजस्थान विधानसभा में ही प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया तथा उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं आपके आगमन, राज्यपाल महोदय के आगमन पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो स्वागत क्यों करूं, ये भी एक विषय है सोचने का, लेकिन जब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किससे करवाया जाए और संविधान के बाबत जानकारी और ज्ञानवर्धन किस व्यक्ति से करवाया जाए, तो ये तय हुआ कि हम में से ही उठ करके जो आदमी आज राज्यपाल के पद पर पहुंचा है, क्यों नहीं उनको निमंत्रण देकर के बुलाया जाए। महोदय, मैं जैसा समझता हूं, चाहे समाचार पत्रों से पढ़ूं, सभी प्रांतों के राज्यपालों से सबसे ज़्यादा एक्टिव आप हैं। क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाता है कि किसी भी बात के निर्णय पर पहुंचने के लिए या तो विचार विमर्श हो, विचार विमर्श होने के बाद में निर्णय होता है, तो एक तरह से वो छलनी के माफिक होता है कि छन करके निर्णय हुआ है, और या विवाद से होता है। होगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसका निर्णय निकलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि आप दोनों बातों में जो है दोनों तरह के निर्णय आपके क्रियाकलापों से होते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई सेमिनार करवाए यहाँ पर। और देखिए, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की सेमिनार अगर होती रहें, वक्त पर समय समय पर होती रहें, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, हमारे सदस्यों का ज्ञानवर्धन होगा। क्योंकि हर वर्ष हर चुनाव पर करीब 60% जो है वो विधायक नए आते हैं। वो नए जो विधायक आते हैं उनको ये भी मालूम नहीं होता कि ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग होती है उसमें उनको अध्यक्षता करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, जनप्रतिनिधि के क्या अधिकार होते हैं, जनप्रतिनिधि के क्रियाकलाप क्या होते हैं, जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से जो है संसदीय लोकतंत्र में जो है व्यवहार करना पड़ता है, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती। इस प्रकार के सेमिनारों से निश्चित तौर पर जो है उनका ज्ञानवर्धन होता है, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो मैं लंबी बात न कहता हुआ, क्योंकि जितने महानुभाव बैठे हुए हैं सब ने अपने अपने विचार किए। जहाँ तक सवाल हमारे चारों सर्वश्रेष्ठ विधायकों को, इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ, और सर्वसम्मति से हुआ। इनके द्वारा जो परफॉर्मेंस जो है सदन में दी गई वो उसके कारण जो हुआ, उसके विस्तार से जो है कटारिया साहब ने इस बारे में बता दिया था। तो मैं आपको बहुत सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने आपके मार्फत इनको पुरस्कार दिलवाया, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप हमारे बीच में ही कई सालों तक सदन में बैठे हैं। सारी संसदीय प्रणाली के बाबत, संविधान के बाबत आपकी जो सी जानकारी रही है, निश्चित तौर पर जो है इसके लिए
मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वक्त निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए, आप शरीक हुए। ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान का एक व्यक्ति बंगाल तक पहुँचा है हमारे पीछे बहुत बहुत हमारे लिए। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद और आभार आप सभी का एक बार पुनः। और कुछ ही समय में हम भोजन के साथ मिठास बांटेंगे, लेकिन उसके पहले राष्ट्रगान। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की लेखनी के चंद शब्दों ने बहुरंगी हिंदुस्तान को एक माला में पिरो दिया। उसी हिंदुस्तान का गुणगान राष्ट्रगान। आप सभी से पुनः विनम्र आग्रह, अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यगण, पूर्वी लॉन्च डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद।